हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेवऑप्स की जर्नी। और इस डेवऑप्स की जर्नी में हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक छोटा सा टूल, एनसिबल। हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोगों को लिनक्स के थोड़े से कमांड और थोड़ी सी जानकारी है, ताकि हम एनसिबल पढ़ सके। और शुरू करते हैं एनसिबल। व्हाट इज एनसिबल? एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। अब आप सोचेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनीशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन refers to the arrangement, setup or customization of settings and components in a system, software or device so that it works the way you want। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इजी तरीका में बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आप सबके पास सेल फोन होगा और आप सब ने फ़ोटो क्लिक किया होगा। तो आप जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस कम ज़्यादा, जूम, ये सब सेट करते हैं। उसके बाद आप फ़ोटो खींचते हैं ताकि आपका फ़ोटो अच्छा आ सके। तो वो जो आप सेटिंग को सेट करते हैं वही कन्फिगर होता है। आप सेटिंग को कन्फिगर कर रहे हैं ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सके। उसी को हम लोग कन्फिगरेशन कहते हैं। और एनसिबल क्या है? एक कन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ये लिनक्स में कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। लिनक्स सर्वर और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये 2011 में डेवलप किया गया था। 2015 में इसे रेड हैट ने एक्वायर कर लिया। ये ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। अब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है, ओपन सोर्स एक कम्युनिटी है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है। इसका मतलब है कि इसका एनसिबल का कोड, जिस लैंग्वेज में ये लिखा गया है, जो कोड है एनसिबल का, वो ओपनली अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं और एक नया टूल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ओपन सोर्स है और ऑटोमेशन टूल है ये। एनसिबल की मदद से, जैसे मैनुअली आपने अपने सेल फोन में जाके ब्राइटनेस कम ज़्यादा किया, लेकिन एनसिबल क्या करता है, ये कुछ कमांड्स लिखता है और एक कुछ स्क्रिप्ट लिखता है। उस एक स्क्रिप्ट के द्वारा सर्वर में जाके, लिनक्स इन्वायरमेंट में जाके ऑटोमेटिकली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल कर देता है। ये एक ऑटोमेशन टूल है। और जिस लैंग्वेज में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो YAML लैंग्वेज होता है। और जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं उस स्क्रिप्ट को इसमें प्लेबुक कहते हैं। ये एजेंटलेस होता है और ये SSH यूज करता है, सिक्योर शेल यूज करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एजेंटलेस मतलब क्या होता है? मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग रिमोट सिस्टम विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर एजेंट ऑन दो सिस्टम। इसका मतलब है कि एनसिबल बिना कुछ भी इंस्टॉल किए दूसरे सिस्टम पे जाके जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कॉन्फ़िगर जाके करता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। 2011 में डेवलप हुआ है। रेड हैट ने 2015 में इसे एक्वायर कर लिया। ये ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। अब आपको एक आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सपोज आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए। तो मान लिया कि आपके पास एक आइडिया है। अब आज जैसे टेक्निकल वर्ल्ड में हर चीज़ इंटरनेट पे है। एक दुकान भी अपना वेबसाइट बना के इंटरनेट पे अवेलेबल है ताकि लोग एक दुकान से सामान ऑनलाइन खरीद सके। तो आपका भी जो भी आइडिया होगा उसके आपको मोबाइल ऐप या फिर वेब ऐप के थ्रू कस्टमर तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक मोबाइल ऐप और वेब ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो मोबाइल ऐप और वेब ऐप, कोई भी ऐप क्रिएट करने के लिए आप डेवलपर हायर करेंगे। डेवलपर आपका मोबाइल ऐप लिख दिया। सपोज डेवलपर ने पाइथन लैंग्वेज में आपका मोबाइल ऐप लिख दिया। अब आप क्या करना पड़ेगा? अभी भी वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, तो उस ऐप को आपको कहीं पे रन कराना पड़ेगा, कहीं पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब डिप्लॉय रन कैसे कराएंगे? इसके लिए आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अभी तक कोई प्रोग्राम लिखा होगा। सपोज कीजिए कि आपको पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना है और रन कराना है। तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए? सबसे पहले एक लैपटॉप होना आवश्यक है।
लैपटॉप हो गया, फिजिकल हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, लैपटॉप आपको मिल गया। अब लैपटॉप के ऊपर क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। वो लिनक्स हो सकता है, विंडोज होता है, कोई भी हो सकता है। तो एक फिजिकल हार्डवेयर होना चाहिए जिसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और उस ऑपरेटिंग के सिस्टम, आप पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं तो पाइथन का कोड आप कहाँ लिखेंगे? पाइथन का कोड लिखने के लिए आपको कोई भी नोटपैड, नोटबुक या फिर पाइथन रन टाइम चाहिए। तो किसी भी नोटपैड, नोटबुक में आपने पाइथन का कोड लिखा। अब पाइथन का कोड लिख लिया, अब उसे रन कराने के लिए क्या चाहिए? पाइथन इंटरप्रेटर चाहिए या फिर पाइथन रन टाइम चाहिए। पाइथन रन टाइम इंटरप्रेटर चाहिए। तो वो आपको उस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ओएस के ऊपर आपको एक नोटपैड चाहिए, उसके ऊपर एक पाइथन रन टाइम चाहिए। उसके बाद आप पाइथन के कोड को रन कराते हैं। ऐसा आपने किया होगा। तो हमारा ये वेब ऐप भी पाइथन में लिखा हुआ है। इसे भी रन कराने के लिए हमें एक फिजिकल हार्डवेयर चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके ऊपर पाइथन रन टाइम चाहिए, जिसमें हम इस एप्लीकेशन को रन और डिप्लॉय कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन छोटा प्रोग्राम तो होता नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और जैसा कि आप जानते हैं पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी डेवलपर ने इंपोर्ट किया होगा इसको रन कराने के लिए, इसको लिखने के लिए। तो जब हम इसको रन कराने जाएंगे तो क्या होगा कि उस पाइथन का लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और पाइथन रन टाइम में अवेलेबल होना चाहिए, तब ये हमारा वेब ऐप रन होगा। अदरवाइज हमारा ये वेब ऐप फेल कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी होगा, रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। और रन ऐप, वेब ऐप रन करा रहे हैं तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कोई भी हैकर हैक कर लेगा और आपका आइडिया चुरा लेगा। तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी लगाएंगे, कुछ नेटवर्क लगाएंगे, ताकि जो भी लोग एक्सेस करना चाहे वो किस नेटवर्क के थ्रू आके एक्सेस करेंगे। कुछ नेटवर्किंग होगा और बहुत सारे टन्स ऑफ थिंग होंगे जो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इस ओएस के ऊपर, ताकि हमारा ये वेब ऐप रन कर सके। तो ये सब हम करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, हम वेब ऐप को यहाँ से लाएंगे और इस पे रन करा देंगे। अब आज की दुनिया में जो फिजिकल हार्डवेयर, सीपीयू, रैम है, सीपीयू, रैम, ये सब हम खरीदते नहीं हैं, दुकान में जाके नहीं खरीदते हैं। एक क्लाउड कंप्यूटिंग है जो हमें ये सब प्रोवाइड करवाता है, वर्चुअली हमें प्रोवाइड कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हमें सीपीयू, रैम, फिजिकल हार्डवेयर ये सब मिल जाता है। उसके ऊपर हम ओएस और लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। अब ओएस और लिनक्स इंस्टॉल मैनुअली भी कर सकते हैं, और अगर इसे ऑटोमेट करना चाहते हैं तो एक टूल आता है टेराफॉर्म, जिसकी मदद से हम लोग इसे ऑटोमेट कर देते हैं। और टेराफॉर्म के अलावा और भी टूल्स हैं, लेकिन मोस्टली टेराफॉर्म यूज करते हैं। अब इसके ऊपर हमने ये कॉन्फ़िगर किया है, ओएस को हमने कॉन्फ़िगर किया है ताकि हमारा वेब ऐप रन कर सके। तो इसको कॉन्फ़िगर जो हमने किया है वो अभी मैनुअली किया था हमने। रन टाइम इंस्टॉल किया, लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, मॉड्यूल, सिक्योरिटी, सब चीज़ मैनुअली किया है। इसको अगर हम ऑटोमेट करना चाहते हैं तो हम लोग एक टूल यूज करते हैं, जो टूल है हमारा एंसिबल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा एंसिबल करता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करता है। तो आपने समझ गया होगा कि एंसिबल का क्या काम है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन तो हमने मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली जैसे अभी किया वैसे मैनुअली कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, फिर एंसिबल क्यों? तो कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक मैनुअल, एक ऑटोमेशन। अब भी बताता हूँ कि ऑटोमेशन क्यों। कॉन्फ़िगरेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, एक ऑटोमेशन, जो कि रैपिड होता है, जल्दी होता है। अब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन यूज, हम यूज करेंगे, कोई इंजीनियर यूज करेगा, कोई ह्यूमन ही बीइंग होगा जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेगा उसको। तो ह्यूमन बीइंग इज स्मार्टर देन द मशीन, बट ह्यूमन बीइंग इज स्लोअर देन द मशीन। ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स काम नहीं कर सकता है, लेकिन मशीन हमारा 24 आवर्स काम करता है। ह्यूमन बीइंग आलस आ जाती है, ह्यूमन बीइंग खाना खाने जाता है, लेकिन मशीन ये चीज़ें नहीं करती है। उसे अगर बैटरी बैकअप और पावर मिलता रहे तो वो 24 आवर कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। तो ह्यूमन बीइंग स्लो होता है। एक तो ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग स्लो काम करेगा तो हमारा ऑटोमेशन होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। और अभी जो रैपिड वर्ल्ड चल रहा है, इसमें
किसी भी प्रोडक्ट का टाइम टू मार्केट बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा जो चीज़ आप लाना चाहते हैं वो दूसरी कंपनी मार्केट में लेके आ गई और आपका आइडिया धरा का धरा रह गया और वो उससे रेवेन्यू बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें जल्दी करना होगा, तो इसके लिए जल्दी करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑटोमेशन करना पड़ेगा, मशीन के थ्रू जाना पड़ेगा। और एक और चीज़, टन्स ऑफ थिंग्स मैंने देखा कि यहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि एक दो चीज़ में से भूल गया। अगर वो भूल गया तो हमारा वेब ऐप जैसा हमें चाहिए वैसा रन नहीं करेगा, तो वो भी इशू है। उसके लिए भी ऑटोमेशन में क्या है, हमने एक बार या कंफर्म करके लिख दिया, अब वो हमारा बार बार रन करता जा रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैनुअल में, इसके लिए हमने ऑटोमेशन के थ्रू गया। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन में एक प्रोग्राम या फिर कोई कोड लिखते हैं जो कोड रन करता है और हमारा सारा काम हो जाता है। तो ऑटोमेशन भी दो प्रकार से होता है, एक ट्रेडिशनल वे है और एक न्यू इंटेलिजेंस है। तो ट्रेडिशनल वे देखते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल वे में आप लोग स्क्रिप्टिंग पढ़े होंगे, सेल स्क्रिप्टिंग का सुने होंगे। सेल स्क्रिप्टिंग के द्वारा भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सेल स्क्रिप्टिंग के द्वारा हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं इसे, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, सेल स्क्रिप्टिंग के द्वारा भी हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। सेल स्क्रिप्टिंग को हम लोग इम्परेटिव लैंग्वेज कहते हैं। इम्परेटिव लैंग्वेज क्या होता है, इम्परेटिव लैंग्वेज में हमें ये बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, और हाउ टू डू, कैसे करना है, हमें दोनों चीज बताना होता है इम्परेटिव लैंग्वेज में। अब हाउ टू डू, कैसे करना है, ये हमारा चैलेंज है स्क्रिप्ट, सेल स्क्रिप्टिंग में। कैसे चैलेंज है अभी बताता हूँ। जैसे हाउ हाउ टू, व्हाट टू डू करना है वो तो ठीक है। हाउ टू डू, अगर हमें किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने कोई कोड लिखा है, सेल स्क्रिप्ट में कोड लिखा, तो वो सेल स्क्रिप्ट में कोड उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। लेकिन अगर कुछ अपडेट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो वो हमारा सेल स्क्रिप्ट में लिखा गया कोड वर्क नहीं करेगा। क्योंकि सेल स्क्रिप्टिंग में जैसे व्हाट टू डू में हम, अगर सपोज मान लो कि हमें HTTPD सर्वर इंस्टॉल करना है, अपाची सर्वर इंस्टॉल करना है, तो अगर अपाची सर्वर हमें रेड हैट लिनक्स पे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे यम इंस्टॉल HTTPD। अगर उबंटू पे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, apt इंस्टॉल अपाची 2। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल स्क्रिप्टिंग में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखने पड़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, हमारा टाइम बढ़ेगा। और अगर कोई भी चेंजेस आ गया, कुछ भी नया वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आ गया, तो क्या होगा कि हमें फिर से उस कोड को रिव्यू करना पड़ेगा, फिर से वो कोड लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस कोड पे काम कर सके। इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा मनी लगेगा। तो ये हमारा चैलेंज है, हाउ टू डू। बट न्यू इंटेलिजेंस में क्या है कि हम लोग डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि YAML है। इसमें हम लोग इसे बताते हैं केवल व्हाट टू डू, क्या करना है इसे। अपाची सर्वर इंस्टॉल करना है, हम बोल देंगे इसे अपाची सर्वर इंस्टॉल करो, लिख देंगे कोड में अपाची सर्वर इंस्टॉल करो। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये जाएगा और अपाची सर्वर इंस्टॉल कर देगा। तो इसके द्वारा हमें मनी कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। एक ही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एक ही इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। और ये न्यू इंटेलिजेंस या ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, ये एनसिबल के द्वारा होता है, एनसिबल के द्वारा ये पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग एनसिबल यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करने के लिए एनसिबल यूज करते हैं, सेल स्क्रिप्टिंग की तरफ नहीं जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एक कोड हम लिखेंगे, सपोज एडिक नाम का कोई इंजीनियर है, उसने एक कोड लिखा, ऑटोमेटेड एक कोड लिखा एनसिबल में। अब वो कोड को कुछ काम करना हो, जैसे डायरेक्टरी क्रिएट करना हो, अपाची सर्वर इंस्टॉल करना हो, तो बस उसने एक कोड लिखा और वो कोड उसने पुश कर दिया। अब रेड हैट लिनक्स 6, उबंटू, सेंटोस, विंडोज, रेड हैट लिनक्स 10 वर्जन 10, सब पे सेम कोड जाएगा और जाके अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल कर देगा, डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करवाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो जाएगा और वहाँ कर देगा। अब एनसिबल के कुछ कंपटीटर भी हैं मार्केट में, पपेट, सेफ, शार्ट स्टैक, ये सब एनसिबल के कंपटीटर हैं। ये भी यूज होते हैं, लेकिन मार्केट में, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एनसिबल पॉपुलर है और एनसिबल यूज होता है, इसलिए हम लोग एनसिबल पढ़ रहे हैं।
अब आते हैं ये कैसे काम करता है, कैसे पता चलता है कि जैसे हमने बताया कि एंसिबल जाता है और एंसिबल इसके थ्रू जाएगा रेड हैट लिनक्स सर्वर पे जाके यहाँ इंस्टॉल कर देगा, उबंटू पे जाके इंस्टॉल कर देगा, सेंटोस पे जाके इंस्टॉल कर देगा, सब पे जाके इंस्टॉल कर देगा। अब एंसिबल को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, कौन से सर्वर पे जाना है, कौन से लोकेशन पे जाना है। तो जैसा हमने पहले बताया कि ओएस रन करने के लिए एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, तो यानी कि वो किसी लैपटॉप में होगा या फिर किसी सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर में होगा और हमारा रन कर रहा होगा। तो आगे देखते हैं, ये हमारा रेड हैट लिनक्स, यहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल है और एंसिबल को जाना है इन तीन जगह पे, यहाँ पे रेड हैट लिनक्स है, इस पे विंडोज है, इस पे उबंटू है, इन तीनों जगह पे जाके कॉन्फ़िगर करना है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है वो जाके कॉन्फ़िगर करना है। तो इस एंसिबल को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी सर्वर है उसका एक आईपी एड्रेस होगा, अगर फिजिकल है तो सर्वर है तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा, तो हर सर्वर का डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस आईपी एड्रेस को और जहां एंसिबल इंस्टॉल है उस सिस्टम पे जाके आईपी एड्रेस को हम लिख देते हैं, और जहां एंसिबल इंस्टॉल होता है उसे हम मैनेजर नोड या फिर कंट्रोल नोड कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है डिफरेंट डिफरेंट नोड को, वहां जाके कॉन्फ़िगर करता है, वहां जाके कुछ वर्क करता है उस पे। तो इसे हम मैनेजर नोड और कंट्रोल नोड कहते हैं, और जिस नोड को हम लोग कंट्रोल करते हैं, जहां कॉन्फ़िगर करते हैं, उसे मैनेज्ड नोड या फिर टारगेट नोड कहते हैं। तो एंसिबल किसी नेटवर्क के थ्रू जाता है, अगर लिनक्स है तो एस एस एच नेटवर्क के थ्रू जाता है, अगर विंडोज है तो विन आर एम नेटवर्क के थ्रू जाता है, उबंटू है एस एस एच नेटवर्क के थ्रू जाता है और इंस्टॉल करता है, जो भी कॉन्फ़िगर है वो कॉन्फ़िगरेशन करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस भी सिस्टम पे जो भी मैनेजर नोड है जहाँ पे हमारा एंसिबल इंस्टॉल है, वहाँ क्या करते हैं कि जो भी टारगेट नोड है जिस पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, जहाँ एंसिबल को जाके काम करना है, उसका आईपी एड्रेस, उसका एड्रेस हम लिख देते हैं ताकि उस एड्रेस पे जाके वो वर्क कर सके। और ये एक फाइल के अंदर हम ये आईपी एड्रेस लिखते हैं, उस फाइल को हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी फाइल। इन्वेंटरी फाइल लिखा जाता है कम्युनिकेट, जो इन्वेंटरी फाइल में जो भी एड्रेस लिखा जाता है उस एड्रेस पे एंसिबल कम्युनिकेट करता है। और इस इन्वेंटरी फाइल का लोकेशन जो होता है वो जब आप एंसिबल इंस्टॉल करेंगे तो /etc/ansible/hosts, ये लोकेशन पे हमारा ये इन्वेंटरी फाइल होता है। नेम, इन्वेंटरी फाइल का नेम ये होस्ट होता है, इसी फाइल में हम लिखते हैं इस इन्वेंटरी को। ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट लोकेशन यही होता है। चलिए, हमने ये सब देखा, अब हम चलते हैं एंसिबल के सेटअप की तरफ। एंसिबल कैसे सेटअप करते हैं। एंसिबल सेटअप, जैसे हमने बताया मैनेजर नोड कंट्रोल को, जहाँ एंसिबल इंस्टॉल करते हैं हम उसे मैनेजर नोड और कंट्रोल नोड कहते हैं, और जिस नोड को हम लोग मैनेज करते हैं उसे टारगेट नोड कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, एंसिबल को हम सिर्फ एक ही जगह पे इंस्टॉल करते हैं, वो भी क्या होता है, केवल मैनेजर नोड और कंट्रोल नोड पे एंसिबल को हम इंस्टॉल करते हैं। बाकी किसी नोड पे हम एंसिबल इंस्टॉल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बाकी और सब नोड का जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या करते हैं, इन्वेंटरी फाइल, जहाँ मैनेजर नोड पे इन्वेंटरी फाइल में आईपी एड्रेस हम लिख देते हैं, और एंसिबल को जो भी कॉन्फ़िगर करने के लिए कहते हैं वो एंसिबल उस आईपी एड्रेस पे जाता है। नेटवर्किंग अगर लिनक्स है तो एस एस एच के थ्रू जाता है, विंडोज है तो विन आर एम के थ्रू जाता है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो जाके वहाँ कॉन्फ़िगर करता है। तो एंसिबल सेटअप के लिए हमें केवल एक नोड पे, मैनेजर नोड और कंट्रोल नोड पे हमें एंसिबल इंस्टॉल करना पड़ता है, और किसी नोड पे एंसिबल इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट पेज पे हमने जो देखा था एजेंटलेस, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग रिमोट सिस्टम विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर एजेंट ऑन दोज सिस्टम। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ कि केवल एक सिस्टम पे हमने इंस्टॉल किया है, जिस सिस्टम को हमें मैनेज करना है उस पर हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। इसी को क्या बोलते हैं, एजेंटलेस बोलते हैं। कुछ भी इस पे एजेंट नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, बस या ये एक नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ आया और इसे कॉन्फ़िगर करके चला गया। अब कुछ
एंसिबल को सेट करने के लिए कुछ प्रीरिक्विसाइट होते हैं। जैसे कंट्रोल नोड पे हमें एंसिबल इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल एंसिबल ऑन कंट्रोल नोड। इसके लिए एक कमांड होता है yum इंस्टॉल। अगर रेड हैट लिनक्स है हमारा कंट्रोल नोड तो yum इंस्टॉल एंसिबल कोड, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करता है। मैं अभी आपको डेमो भी दिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ दिखाऊंगा। और आपको बताया कि आईपी एड्रेस हमें लिखना होता है इन्वेंट्री फाइल में, तो आईपी एड्रेस लिखते हैं। उसके अलावा ये एसएसएच नेटवर्क के थ्रू जाता है लिनक्स पे, विन आरएम के थ्रू जाता है विंडोज पे। तो जो भी हमारा टारगेट नोड होता है और मैनेज्ड नोड होता है, उसका हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है, ताकि उस एड्रेस के थ्रू हमारा एंसिबल आ सके। अब किसी भी सिस्टम में यूजर नेम होता है, पासवर्ड, जैसे विंडोज है, आपका विंडोज होगा तो उसमें यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। आप यूजर नेम ऑलरेडी लिखा होता है, आप पासवर्ड डालते हैं तो आपका विंडोज ऑन हो जाता है। सेम थिंग, अगर हमारा एंसिबल कोई बाहर से आ रहा है, एंसिबल बाहर से आ रहा है, तो उसे भी वो यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, ताकि वो लॉग इन करके कुछ अंदर में कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर जैसे आप कुछ वर्क करना चाहते हैं तो आपको लॉग इन करना पड़ता है, अगर एनसिबल को आना है कुछ वर्क करने के लिए तो एनसिबल को भी लॉग इन करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस जिसके थ्रू आएगा, उसके बाद यूजर नेम पता होना चाहिए एनसिबल को, उसके बाद उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, उस पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करेगा, और उसके बाद फिर वो भी जो भी कॉन्फ़िगर करना है वो कॉन्फ़िगर करेगा। अब जिस नेटवर्क, जैसे अगर लिनक्स है हमारा, तो लिनक्स में एसएसएच नेटवर्क के थ्रू आता है, सिक्योर सेल नेटवर्क के थ्रू आता है एंसिबल। तो उसके लिए हमारे टारगेट नोड पे सिक्योर सेल इनेबल्ड होना चाहिए, एसएसएच इनेबल्ड होना चाहिए, ताकि हमारा एंसिबल कम्युनिकेट कर सके टारगेट नोड से। तो टारगेट नोड का आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड और एसएच इनेबल्ड होना चाहिए, और आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए एंसिबल को। तो ये सब हम लिखेंगे इन्वेंट्री फाइल में और एंसिबल को बता देंगे, यहाँ जाके इस नेम से यूजर नेम है, ये पासवर्ड, इसे लॉगिन करना है, उसके बाद फिर ये कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हमारा प्री रिक्विजिट है। अब हम इसका डेमो देखेंगे। क्या करना है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, लिनक्स पे जाके एसएस इनेबल करना पड़ेगा, इसका यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, और वो हम एंसिबल कंट्रोल नोड में जाएंगे, वहाँ इन्वेंट्री फाइल लिखेंगे, उसमें आईपी एड्रेस लिखेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद कोई कमांड रन करा के देखेंगे कि हमारा टारगेट नोड पे रन करता है या नहीं करता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए लिनक्स एज ए टारगेट नोड, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये भी हम लिनक्स ही लेंगे एज ए कंट्रोल नोड। तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल नोड लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और दो टारगेट नोड लेंगे लिनक्स, और दोनों पे देखेंगे कैसे वर्क करता है। इसके लिए रन कराने के लिए हम क्या, कंट्रोल नोड और टारगेट नोड रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, AWS क्लाउड का यूज करेंगे, जो कि हमें लिनक्स, जैसे हमने बताया था ना क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि फिजिकल हार्डवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मिलता है, तो हम लोग AWS का यूज करेंगे, और इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, और ये हम इजीली कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो इसके लिए हम AWS का यूज करेंगे। अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो आप AWS का अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप YouTube पे कोई भी लेक्चर देख सकते हैं AWS अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और AWS अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसके आगे हम लेक्चर देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने AWS पे अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, या फिर आपको जो भी क्लाउड पसंद है उस पर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। हमें केवल वर्चुअल मशीन के अंदर सर्वर ही तो रन कराने हैं, तो हम कहीं भी रन करा सकते हैं। AWS पे करा सकते हैं, Azure पे करा सकते हैं, GCP पे करा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जहाँ भी आपको पसंद हो, आपने उस पर अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं, जैसे अगर AWS पे क्या होगा, तो इसमें EC2 नाम की एक सर्विस होती है, जो हमें सर्वर रन करने के लिए ऑप्शन देती है, या फिर OS इंस्टॉल करने का ऑप्शंस देती है। तो हम लोग यहाँ आएंगे, और यहाँ EC2 आपको मिल जाएगा, वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। अगर नहीं है तो आप यहाँ EC2 सर्च भी कर सकते हैं। EC2 वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको EC2 ओपन हो जाएगा। अगर आपको
नहीं पता है EC2 के बारे में और इन सब इंस्टेंस के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपके लिए ये वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे और आप लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, इसके बारे में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर चाहिए तो इसके लिए अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग एंसिबल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल एंसिबल पे ध्यान देंगे। तो यहाँ आइए और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आप करिए। जितना भी मैं चीज़ करूँगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा, तो आपके समझ में वो सब चीज़ें आती जाएगी। यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, ये एक वर्चुअल सर्वर हमारा लॉन्च करेगा, तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेम एंड टैग्स, तो यहाँ पे एक नेम दे देंगे, हम कोई भी नेम डाल देते हैं, नोट। ये एक टैग है, हमारा जो भी सर्वर होगा उसका नेम है, नाम डाल दिया हमने नोट। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करना है, क्विक स्टार्ट। ब्राउज मोड EMI, अगर यहाँ पे रेड हैट लिनक्स नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें देख सकते हैं, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या यूज करना है, रेड हैट लिनक्स, तो हम क्या करेंगे, रेड हैट लिनक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। रेड हैट लिनक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट हो रहा है, रेड हैट लिनक्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम अब काम करेगा। इंस्टेंस टाइप में आएंगे हम, तो इंस्टेंस टाइप में T3 माइक्रो, आई थिंक ये फ्री वर्जन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं फ्री में। CPH unresponsive wait, ओके, या wait for a second, I think there is some issue, confirm changes. Some of your current settings will you change or remove if you proceed. AMI from catalog, quick start. जस्ट बेटा, मैंने पहले कुछ कर रखा है इसलिए कुछ इशू आ रहे हैं, अभी बताता हूँ आप लोगों को। हम रेड हैट सेलेक्ट कर लिया है एज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नीचे आएंगे, इंस्टेंस टाइप में T3 माइक्रो, आई थिंक ये फ्री वर्जन है आप लोगों में, तो ये इंस्टॉल कर लेंगे। फिर एक कीप पेयर लॉगिन। कीप पेयर लॉगिन क्या होता है, जैसे हमने देखा कि रन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एड अमेजन एक हमें की देता है, जिस की के थ्रू हम अमेजन से कनेक्ट कर सकते हैं, उस की के थ्रू हम इस AWS पे आ सकते हैं। तो वो की हम जनरेट करेंगे, जैसे पासवर्ड होता है वैसे अमेजन एक की देता है हमें, तो पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, उस की का यूज करके हम अमेजन से कन्फिगर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक की क्रिएट करेंगे, की का नेम रख देते हैं एनसिबल डेमो, सही रहेगा, एनसिबल डेमो। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो एनसिबल डेमो 1 नाम से की क्रिएट करते हैं। यहाँ क्रिएट की करेंगे तो ये हमारा की डाउनलोड हो जाएगा हमारे सिस्टम में, ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया। इस की के थ्रू हम एसेस करके इस AWS पे आ सकते हैं। फिर नेटवर्किंग पे आएंगे तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे, अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर एंड अगर आप चाहें तो HTTP और HTTPS भी अलाउ कर सकते हैं, ताकि हम HTTP के थ्रू भी अपने सर्वर पे आ सकते हैं। फिर कॉन्फ़िगर स्टेज है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, 3 इंस्टेंस रन करना है, एक कंट्रोल नोड और 2 टारगेट नोड, 3 कर देंगे। और लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे लिए 3 इंस्टेंस को रन करा देगा। अब हम देखेंगे कि हमारा कोड, हमारा जो की था वो कहाँ डाउनलोडेड है, तो वो चेक करेंगे। हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये हमारा यहाँ डाउनलोड है।
तो अगर हम इस फोल्डर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे क्लाउड पे तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम, अगर आपके पास गिट बेस है तो आप गिट बेस ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो गिट बेस डाउनलोड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए वो। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं जो भी कोड हम रन करना चाहेंगे हमारा। तो मेरे पास गिट बेस है तो मैं गिट बेस यहाँ ओपन कर लेता हूँ एक कंट्रोल नोड के लिए और दो टारगेट नोड के लिए। हमने ओपन कर लिया गिट बेस। अब हम यहाँ आएंगे, हमारा ये सक्सेस हो गया, हमारा ये जो 3 नोड हमने अभी लॉन्च किया है वो तीनों लॉन्च हो गया। ये हम देख सकते हैं अपने इंस्टेंस में, 3 इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया है लिनक्स, रेड हैट लिनक्स सर्वर के। व्यू डैशबोर्ड करेंगे, व्यू डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमारा रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 इंस्टेंस रन हो रहा है, तीनों का नेम नोड 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 3 इंस्टेंस रन हो रहा है, ये अभी इनिशियलाइज ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका नेम चेंज कर लेते हैं, इसको कंट्रोल नोट कर लेते हैं। ये कंट्रोल नोट हो गया, इसको हम लोग टारगेट नोड 1 कर लेते हैं। टारगेट नोड 1 और इसको टारगेट नोड 2 कर लेते हैं। टारगेट नोड 2, ये हमारा कंट्रोल नोड हो गया, ये हमारा टारगेट नोड 1 होगा, ये हमारा टारगेट नोड 2 हो गया। अब आते हैं टारगेट नोड 1 पे। टारगेट नोड 1 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कनेक्ट क्लिक करते हैं। ये SSH क्लाइंट पे आते हैं, यहाँ आने के बाद एग्जाम्पल में ये हमारा कोड दिया हुआ है, इसे कॉपी करते हैं। इसे कॉपी कर लिए और हम अपने गिट बेस में जाते हैं, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा और यहाँ उसे पेस्ट कर देते हैं। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड जो है SSH के थ्रू हमारा कंट्रोल नोड जिसमें हमारा रेड हैट लिनक्स सर्वर रन कर रहा है उसे यहाँ ओपन कर देगा, उसका कमांड लाइन यहाँ ओपन कर देगा। ये देखेंगे ये परमिशन मांग रहा है, हमने परमिशन दिया। अब ये EC2 यूजर, दिस इज द IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस आप चेक कर सकते हैं 37 इंस्टेंसेस। यहाँ देखिए आप 37, ये हमारा प्राइवेट IP एड्रेस है और ये हमारा कंट्रोल नोड है। तो कंट्रोल नोड जो था जिसमें हम लोग रेड हैट लिनक्स सर्वर को रन कराए हैं वो रेड हैट सर्वर अब हमारा यहाँ रन कर रहा है। यहाँ से हम उस रेड हैट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ इंस्टॉल करना चाहे कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें चले जाएंगे रूट अकाउंट में, sudo switch user रूट, रूट में चले जाएंगे, रूट में आ गए, यहाँ पासवर्ड सेट कर लेंगे, पासवर्ड रूट सेट कर लेंगे। आप जो भी चाहे आप सेट कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहे आप सेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कंट्रोल नोड, 37 IP हमारा हो गया कंट्रोल नोड। ओके, अब दो टारगेट नोड भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, टारगेट नोड 1 पे जाएंगे, सेम करेंगे, कनेक्ट पे जाएंगे, ये SS क्लाइंट पे जाएंगे, इसे कॉपी करेंगे और हम आएंगे अपने गेटवेस पे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, परमिशन यस, और ये हमारा हो गया टारगेट नोड 1। रूट अकाउंट पे चले जाते हैं, अभी हम सब कुछ रूट अकाउंट पे करेंगे, लेटर हम लोग नॉर्मल अकाउंट पे भी करेंगे और सीखेंगे नॉर्मल अकाउंट पे कैसे इनसिपल को कॉन्फ़िगर कराते हैं, वो भी हम करेंगे। इसमें पासवर्ड सेट कर लेते हैं, रूट अकाउंट पासवर्ड
पासवर्ड हमने सेट कर दिया। अब हमारा क्या था सेटअप के लिए प्री रिक्विजिट, एनसिबल इंस्टॉल करना है कंट्रोल नोड पे और टारगेट नोड पे आईपी, यूजर, पासवर्ड एंड एसएस इनेबल्ड। तो हमने यूजर नेम रूट डाल दिया, पासवर्ड हमने सेट कर दिया, एसएस इनेबल करना है टारगेट नोड पे और आईपी एड्रेस हमें पता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों आईपी एड्रेस एडब्ल्यूएस अकाउंट देता है, दोनों हमें पता है। तो कंट्रोल नोड पे हमें क्या करना है, एनसिबल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे, जाएंगे कंट्रोल नोड पे यम इंस्टॉल एनसिबल कोर, ये कमांड यूज करेंगे। ये हमें एनसिबल इंस्टॉल करके दे देगा हमारे कंट्रोल नोड पे। ये हमारा परमिशन मांगा और ये हमारा एनसिबल इंस्टॉल कर दिया। हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो गया कंट्रोल नोड पे। हम चेक कर सकते हैं एनसिबल वर्जन कमांड डाल के, और ये आपको दिस इज द लेटेस्ट वर्जन कॉन्फ़िगर फाइल, दिस इज द एनसिबल हमारा इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं एनसिबल इंस्टॉल हो गया है हमारे कंट्रोल नोड पे। ओके, अब टारगेट नोड पे हमें क्या करना है, टारगेट नोड पे हमें एस एच इनेबल करना है। एस एच इनेबल करने के लिए दो फाइल होते हैं। इसके लिए हम लोग, एक फाइल होता है etc/ssh/sshd config, उस फाइल में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है। उसे हमें, आपको मैं दिखाई देता हूँ क्या करना होता है। sh इनेबल फॉर टारगेट नोड, इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक फाइल है यहाँ vim etc/sshd config, ये हमारा, ये हमारा लोकेशन है, ये हम सॉरी ये हमारा फाइल है। इस फाइल में जाके हमें ये परमिशन, ये दोनों परमिशन को इनेबल करना होता है। तो इस फाइल में हम जाते हैं और विम एक, जैसे आपकी विंडोज में नोटपैड होता है वैसे विम एक एडिटर है। तो विम स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश sshd config इंटर विम कमांड नोट पर, विम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो हम पहले विम को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये स्लैश वही वाई फ्लैग देते हैं, अगर ये हमें कभी भी ऑथेंटिकेशन मांगे यस करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली वाई फ्लैग डाल देंगे, तो वो नहीं मांगे ऑटोमेटिकली वो यस कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा। तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया विम। हम ये कमांड रन करते हैं और जाते हैं इस पे। यहाँ आने के बाद ये है हमारा, इसको अनकमेंट करेंगे, रूट परमिट लॉगिन, इसे यस कर देंगे। ओके, फिर एक और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये नो है, इसे हम यस कर देंगे। यही दो है, रूट पॉइंट लॉगिन यस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, ये दोनों कर देंगे और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए esc::wq इंटर, हमारा फाइल सेव हो गया। अब एक और फाइल है जहाँ पे हमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करना है। वो हमारा फाइल कौन सा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो हमारा फाइल यहाँ है config.d, ये फाइल है हमारा और ये कमांड है। तो ये फाइल है, यहाँ पासवर्ड, यहाँ भी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करना है। तो कंट्रोल नोड पे जाएंगे, पेस्ट, ये etc config.d 50 cloud init.config ये फाइल है। इस फाइल में आएंगे, आई क्लिक करेंगे ताकि हम इस पे कुछ भी इंसर्ट कर सके इंसर्ट मोड के लिए, और इसे यस कर देंगे। फिर से सेव करने के लिए escape::wq इंटर, और ये हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अब कुछ भी हमने चेंज किया है अपने SSHD में, ये हमारा एक सर्विस है, इस सर्विस में हमने कुछ भी चेंजेस किया है, तो कुछ भी चेंज करने के बाद हमें सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीरन करना पड़ता है। उसके लिए कमांड है systemctl restart sshd, हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। इसका हम स्टेटस चेक कर सकते हैं।
सिस्टम CTL स्टेटस, ये हमारा रनिंग इनेबल्ड। ओके, तो ये कंट्रोल नोड 1 हमारा जो है ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब सेम चीज़ हम कंट्रोल नोड 2 पे भी करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंट्रोल नोड 1 पे। कंट्रोल नोड 2 पे मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। इंस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे अपना SSH कमांड, सॉरी। अच्छा, ये कमांड क्या है आप देखिए, SSHI ansible demo1.pem ec2 user @ec265, दिस वन। मैं आपको ये भी समझाता हूँ क्या है ये। SSH मीन्स हम SSH नेटवर्क के थ्रू आ रहे हैं, /i मीन्स इन्वेंट्री, और ये हमारा जो है ये हमारा की है, की नेम है। ये की नेम हमारा जिसमें हमने इस गिट बेस को ओपन किया है वहीं पे हमारा की सेव है। हमें यहाँ पूरा की का एड्रेस देना पड़ता है, ये इसी में सेव है इसलिए हमें केवल की का नाम दिया है। अगर कहीं और की सेव होता तो हमें पूरा एड्रेस देना पड़ता ताकि SSH वहाँ से की फेच कर सके। ये हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम @ और ये हमारा, यहाँ पे आप IP एड्रेस लिख सकते हैं, होस्ट नेम लिख सकते हैं, या फिर ये भी हमारा एज अ होस्ट नेम ही वर्क करता है। तो इंटर करेंगे, परमिशन मांगेगा ये, यस, रूट, पासवर्ड, SSH enabled, install, first of install vim, this will install the vim. This is editor just to edit any file. Now go to फाइल, अब उस फाइल में जाएंगे, सॉरी, जाएंगे रूट परमिट I फॉर इंसर्ट मोड, अनकमेंट करेंगे इसे डिलीट करेंगे, यस, डाउन डाउन डाउन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो को यस कर देंगे, ESC:\wq सेव करने के लिए। फिर जाएंगे एक और फाइल में, ये फाइल हमारा, इस फाइल में जाएंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आई इंसर्ट मोड नो को यस करेंगे, सेव करने के लिए ESC:\wq सेव कर देंगे। इसको रीस्टार्ट करेंगे, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSD, रीस्टार्ट हो गया। अगर स्टेटस से करना है तो स्टेटस SSD रन कर रहा है। अब हमारा दोनों टारगेट नोड 1 टारगेट नोड 2 दोनों कन्फिगर हो गया। टारगेट नोड 2 का IP एड्रेस क्या है हमारा 232, टारगेट नोड 1 का IP एड्रेस हमारा क्या है 0, और कंट्रोल नोड का IP एड्रेस क्या है हमारा 37। ओके, कंट्रोल नोड पे एंसिबल इंस्टॉल कर दिया हमने, जो भी हमारा सेटअप था हमने हमने जो सेटअप देखा था वो हमने सेटअप कंप्लीट कर दिया। अब सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें एसएस इनेबल हो गया, पासवर्ड, यूजर नेम, IP, कंट्रोल। अब कंट्रोल नोड पे हम देखेंगे इन्वेंट्री लिख के। सेटअप में कंट्रोल नोड पे हमें क्या करना है, इन्वेंट्री फाइल भी लिखना है, तो इन्वेंट्री फाइल हम लिखेंगे कंट्रोल नोड पे। तो आ जाते हैं कंट्रोल नोड पे, और इन्वेंट्री फाइल का हमने डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको बताया था, ये हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन है इन्वेंट्री फाइल का, etc ansible होस्ट। तो जाएंगे हम लोग विम
और इन्वेंट्री फाइल की लोकेशन, विम कमांड नॉट फाउंड, कंट्रोल नोट पे हमने विम इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ भी हम विम इंस्टॉल कर देते हैं। हमारा विम इंस्टॉल हो रहा है और विम इंस्टॉल हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ और विम स्लैश, ये हमारा होस्ट फाइल है, इन्वेंट्री फाइल है। यहाँ हम लोग लिखेंगे आई इंसर्ट मोड। हम चाहें तो ये पूरा डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं ये आपको ये सब फिर से समझाऊंगा, तो ये सब डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ इन्वेंट्री लिखेंगे। इन्वेंट्री में हम क्या लिखते हैं, हमने क्या बताया, आईपी एड्रेस लिखते हैं। तो आईपी एड्रेस हमारे पास कहाँ है, एक तो हमने आपको ये दिखाया, ये हमारा कंट्रोल नोड, ये टारगेट नोड का आईपी एड्रेस है ये। और हम क्लाउड पे जाके भी चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेस। इंस्टेंस पे जाएंगे और टारगेट नोड 1, टारगेट नोड 1 पे आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पब्लिक IPv4 एड्रेस हमारा ये है टारगेट नोड 1 का, और प्राइवेट IPv4 एड्रेस ये है। दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, प्राइवेट यूज कर सकते हैं, पब्लिक यूज कर सकते हैं, दोनों हमारा वर्क करेगा। तो चलिए हम प्राइवेट ले लेते हैं, प्राइवेट एड्रेस लेते हैं, आ जाते हैं अपने इन्वेंट्री में और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया नोड 1 का। उसके बाद हम यूजर नेम भी लिखेंगे। तो यूजर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, एनसीबल यूजर, और यूजर नेम डालेंगे इसमें। फिर पासवर्ड लिखेंगे एनसीबल, ये कीवर्ड है एनसीबल पासवर्ड, और हम यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। ओके, अगर आपको जानना है ये एनसीबल यूजर एनसीबल पासवर्ड आपने कहाँ से लाया, तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, आपको ये एनसीबल के डॉक्यूमेंटेशन में मिल सकता है। आप जाएंगे और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन्वेंटरी कीवर्ड, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कीवर्ड इन एनसिबल। ओके, आप आएंगे हाउ टू बिल्ड इन्वेंटरी एनसिबल, क्लिक करेंगे और आप हाउ टू बिल्ड यहाँ आप देख सकते हैं। ये लोकेशन आपका etc एनसिबल होस्ट, ये फाइल का लोकेशन मिल गया आपको। उसके बाद यहाँ आप डाउन जाएंगे, मैनेजिंग इन्वेंट्री, YML files are there, inventory host name, inventory host, and define a format QL pair. डाउन जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देख रहे हैं कि ये सारा कीवर्ड है। तो यहाँ एनसीएल कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं, तो हम ये भी डालेंगे एनसीएल कनेक्शन। कौन सा एस एस यूज, अभी जैसे हम एस एस यूज कर रहे हैं, तो एनसीएल कनेक्शन इक्वल टू SSH। ओके, ये कीवर्ड डालेंगे। उसके बाद फिर एनसिबल होस्ट, एनसिबल पोर्ट, एनसिबल यूज, एनसिबल द यूजर नेम टू यूज व्हेन कनेक्टिंग लॉगिंग टू द होस्ट। ये हमारा यूजर नेम है। एनसिबल पासवर्ड, द पासवर्ड टू यूज द ऑथेंटिकेट द होस्ट। तो होस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए पासवर्ड यूज करते हैं, तो ये हमारा कीवर्ड है, उसका वैल्यू है। ये हमने यहाँ डाल दिया।
अब अगर हम दूसरा नोड देखना चाहें, टारगेट नोड 2, तो टारगेट नोड 2 पे जाएंगे। टारगेट नोड 2, इसका आईपी एड्रेस ले लेंगे, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक ले लेते हैं, चलो पब्लिक ले लिए। दोनों वर्क करता है, प्राइवेट पब्लिक कोई भी आप डाल दो दोनों वर्क करेगा। पेस्ट कर दिए। एनसीबल यूजर रूट, एनसीबल पासवर्ड, एनसीबल कनेक्शन। अगर आप एनसीबल कनेक्शन यूज नहीं करेंगे तो भी ये लिनक्स है, इसलिए एसएसएच के थ्रू ही जाता है, और यूज कर देंगे तो कनेक्शन डिफाइंड है। एनसीबल कनेक्शन सिर्फ एसएसएच नहीं होता है, इसके अलावा और भी होता है। आप देख सकते हैं एनसीबल कनेक्शन पारामिको एसएच, दो प्रोटोकॉल है, एसएच और पारामिको, तो हम एसएच कर रहे हैं इसलिए एसएच लिख सकते हैं, और एसएच नहीं लिखेंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट एसएच के थ्रू ही जाता है। तो हमने दोनों लिख दिया। इस फाइल को सेव करने के लिए ESC::WQ, हमारा ये होस्ट फाइल सेव हो गया। अगर हम चेक करना है कि कौन कौन सा इन्वेंट्री और कौन कौन सा होस्ट हमने लिखा है अपने इन्वेंट्री फाइल में, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं ansible all list hosts। इसने हमें एक होस्ट का नाम दिया, क्यों? फेल टू पार्स इट इज होस्ट विद YML plugin while inventory has invalid structure, it should be a dictionary। Okay, I think there is some error in our file। तो हम देखते हैं क्या एरर है हमारे फाइल में। एनसीबल कनेक्शन sh, एनसीबल पासवर्ड रेड हैट, एनसीबल यूजर, ये हमें एरर क्यों दे रहा है? एनसीबल यूजर रूट, एनसीबल पासवर्ड। ओके, यहाँ हमने स्पेस दे दिया है, ये स्पेस नहीं चाहिए होता है, स्पेस हटा दो। फिर से सेव कर देते हैं, सॉरी, WQ इंटर, सेव कर दिए और फिर से रन करते हैं। हमने दो इन्वेंट्री लिखे, दो होस्ट, और दोनों इन्वेंट्री 1, इन्वेंट्री 2, टारगेट नोड 1, टारगेट नोड 2 दोनों हमारे यहाँ आ गए। अब अगर हम कोई भी कमांड रन कराना चाहें टारगेट नोड 1 और टारगेट नोड 2 पे, तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले ये हमारा एंसिबल SSH के थ्रू जाता है और वहाँ चेक करता है, फिर यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू इंटर करता है और कोई भी कमांड रन कराता है, या कॉन्फ़िगर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं वो करता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि SSH वर्क करता है या नहीं। तो SSH हमारा रूट एट द रेट और 172.31.6.0, ये हमारा टारगेट नोड 1 है। इसने परमिशन मांगा, हमने परमिशन दिया, और ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है, हमने पासवर्ड दिया। ये SS के थ्रू हम यहाँ चले गए, कंट्रोल नोट से SS हम कर सकते हैं। तो SS हमारा वर्क कर रहा है टारगेट नोड 1 पे। अब टारगेट नोड 2 पे चेक करते हैं, सेम टारगेट नोड 2 का IP एड्रेस डालते हैं, 65.0.110.189। ये भी परमिशन मांगा, परमिशन दिया, हमने पासवर्ड मांगा, और ये हमारा 232, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। ये हमारा टारगेट नोड 2 पे भी SH हमारा कंट्रोल नोड से हो रहा है। तो हमने चेक कर लिया कि हमारा SH वर्क कर रहा है। अब हम एनसिबल के थ्रू भी कर सकते हैं, तो एग्जिट करते हैं। आ गए हम लोग अपने कंट्रोल नोड पे, 37 लिस्ट नो होस्ट तो है। अब अगर हम कोई भी कमांड रन करना चाहते हैं, अपने कोई भी चीज़ कन्फिगर करना चाहते हैं, या कोई भी कमांड रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक कमांड, छोटा सा कमांड रन करा के देखते हैं कि वो रन होता है या नहीं। उसके लिए एनसिबल ऑल m मॉड्यूल, मॉड्यूल इज कमांड, ए एट्रीब्यूट, और डेट कमांड रन करना चाहते हैं हम अपने दोनों नोड पे। ओके, रन इट।
SSH कनेक्शन टाइप विद पासवर्ड और PKS के प्रोवाइडर यू मस्ट इंस्टॉल द SSH पास प्रोग्राम। ये कह रहा है कि हमें एक प्रोग्राम ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ये SSH करने के लिए, तब हमारा पासवर्ड के साथ ये हमारा कनेक्शन वर्क करेगा। तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं SSH पास, परमिशन दे दिए। अब रन कराते हैं कमांड और हम देख रहे हैं कि हमारा ये डेट कमांड जो है हमारा ये टारगेट नोड 2 पे भी रन कर गया और टारगेट नोड 1 पे भी रन गया। ये प्राइवेट आईपी के थ्रू रन किया, ये पब्लिक आईपी के थ्रू रन किया। तो हमने देखा कि एनसिबल के थ्रू हम अपने टारगेट नोड पे जाके हम कमांड को रन करा सकते हैं, कमांड रन करा सकते हैं। तो कमांड के फॉर्म में ही हमारा एक स्क्रिप्ट लिखा होता है, वो भी हम रन करा सकते हैं। तो हमारा एनसिबल जो है वो हमारा जो है एनसिबल सेटअप कॉन्फ़िगर हो गया है, टारगेट नोड और कंट्रोल नोड दोनों कॉन्फ़िगर हो गया है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है, ये कौन सा कमांड है, ये कैसे रन किया है, ये हम देखेंगे। अभी डेट कमांड हमने रन किया, कुछ और कमांड रन करा के देखते हैं, कैल कमांड रन करा के देखते हैं। दोनों पे कैल रन हो गया, दोनों पे हु एम आई कमांड रन करा के देखते हैं, दोनों पे हु एम आई कमांड रन हो गया। रूट रूट आईडी चेक करके देखते हैं, दोनों का आईडी आ गया। तो हमने देखा कि हम जो भी कमांड हम रन कराना चाहते हैं अपने टारगेट नोड पे, वो हमारा रन हो रहा है। जो भी हम करवाना चाहते हैं टारगेट नोड पे वो हो रहा है। और कहाँ से वो हो रहा है, कंट्रोल नोड पे बैठे बैठे हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये कमांड क्या है, कैसे रन कर रहा है, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ और समझना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमें कुछ भी सेटअप करना है, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है हमारे टारगेट नोड पे, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसके यूज केसेस के साथ डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे और लिखेंगे व्हाट टू डू, क्या करना है हमें, वो हम एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। उस डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसके लिए हम कोड लिखेंगे और उसे रन करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हम एक सेट कर रहे हैं, हम एक वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर सेटअप कर रहे हैं वेब सर्वर हमारे टारगेट नोड पे। वेब सर्वर कौन सा है, अपाची वेब सर्वर को हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर सेटअप कर रहे हैं हम अपने टारगेट नोड पे। अब कैसे करेंगे इसके लिए, तो हमारा एनसिबल क्या है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है और ये क्या करता है, केवल बताता है व्हाट टू डू। तो ये बताएगा कि हमें क्या करना है, अपाची सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है टारगेट नोड पे, ये हमें बताएगा अपाची सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अपाची सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे, एक कंटेंट वेलकम टू इंडिया लिखेंगे और वो कंटेंट हम अपने टारगेट नोड पे डाल देंगे अपाची वेब सर्वर में। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम उस सर्विस को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी सर्विस को हम इंस्टॉल करते हैं तो उसे हम स्टार्ट करना पड़ता है, तब वो सर्विस हमारा रन होता है। तो उस सर्विस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम अपने सर्विस को स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा वेलकम टू इंडिया जो फाइल हम लिखेंगे वो हमारा रन करने लगेगा अपाची वेब सर्वर के साथ, और उसे हम ब्राउज़र के थ्रू फेच कर सकते हैं, यूआरएल के थ्रू फेच कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक फाइल में saurav.html फाइल में वेलकम टू इंडिया लिख देंगे और इस फाइल को हम अपाची और टारगेट नोड पे सेंड कर देंगे। सो उस फाइल को हम एक्सेस और सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें वेब सर्वर को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर वेब सर्वर में क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ कोड लिखेंगे जो कि हम फेच कर सकते हैं आउटसाइड से, यूआरएल के थ्रू फेच कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस सर्वर को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा उसके बाद ही हम उसे फेच कर पाएंगे और यूआरएल के थ्रू हम देख पाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गया जो कि स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया है। तो कोई भी ये बहुत इजी कर देता है आपके टास्क को। अगर कोई भी टास्क आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएं, स्टेप बाय स्टेप उसमें यूज केसेस लिखें और उसके बाद ही आप
कोड, कोई भी कोड लिखें या फिर कमांड लाइन से करें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जरूर बनाएं। ये आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर देगा। चलिए अब हमें अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करना है हमारे टारगेट नोड पे। कैसे करना है, हमें क्या करना है, ये तो बताना नहीं है कि हमें कैसे करना है, हमें क्या बताना है, क्या करना है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने टारगेट नोड पे। आगे टारगेट नोड पे अब उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड रन करते हैं एनसिबल ऑल। ऑल मीन्स जितने भी इन्वेंट्री हमने लिखे हैं, सारे इन्वेंट्री के लिए ऑल एम। अच्छा, हमने यहाँ एम कमांड ए आई डी लिखा था, इसका मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। जैसे हम्म, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, हमने ये कमांड लिखा है, इसका मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। ओके, हम्म, यहाँ आप देख सकते हैं एनसिबल। एनसिबल मीन्स एनसिबल है। ऑल मीन्स क्या होता है कि जितने भी आईपी एड्रेस इन्वेंट्री फाइल में लिखे हुए हैं, उन सारे आईपी एड्रेस पे, उन सारे एड्रेस पे हमारा एनसिबल जो भी कमांड हम देंगे वो रन कराएगा। इन्वेंट्री की जगह पे हम सिंगल आईपी भी लिख सकते हैं, अगर हमें सिंगल आईपी एड्रेस पे रन कराना है तो हम सिंगल आईपी लिख सकते हैं। और हम इन्वेंट्री में ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ आईपी एड्रेस का ग्रुप है, हमें उस आईपी एड्रेस पे रन कराना है, तो उस ग्रुप का नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल की जगह पे। सो ओनली ऑन दैट आईपी, उस ग्रुप के आईपी एड्रेस पे एनसिबल हमारा रन करेगा। जैसे होता है बहुत सारा सर्वर है, उसमें कुछ सर्वर जो है वो हमारा सर्वर के लिए रन कर रहा है, कुछ डेटाबेस के लिए रन कर रहा है, कुछ और भी काम के लिए रन कर रहा है। तो हम अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं इन्वेंट्री में, और उस ग्रुप का भी नाम लिख सकते हैं। अगर हमें सिंगल आईपी पे रन कराना है तो हम वहाँ पे सिंगल आईपी लिख सकते हैं। एम मीन्स होता है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एनसिबल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल ही है जो एनसिबल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू एनसिबल जान जाता है कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना है और कौन सा कमांड यूज करना है। अगर हम जैसे रेड हैट लिनक्स है तो उसमें यम कमांड यूज होता है, उबंटू में एपीटी कमांड यूज होता है, तो ये सब मॉड्यूल के थ्रू ही पता चलता है। मॉड्यूल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है एनसिबल को, जिसके थ्रू वो जान जाता है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें कौन सा कमांड यूज करना है। और ये कमांड एक मॉड्यूल का नेम है। कमांड एक मॉड्यूल है, जैसे कमांड है एज, इसी के जैसा एक पैकेज मॉड्यूल है, कॉपी मॉड्यूल है। ये सारे मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कमांड मॉड्यूल किसी भी कमांड को रन कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने आईडी कमांड रन कराया, तो आईडी कमांड को रन कराने के लिए कमांड मॉड्यूल का हमने यूज किया। तो कमांड एक मॉड्यूल है। उसके बाद ए, ए मीन्स एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट है, कमांड मॉड्यूल है। कमांड मॉड्यूल में कौन सा एट्रीब्यूट, आईडी। आईडी रन कराना है तो आईडी डाले, डेट रन कराना है डेट डाले, हु एम आई, जो भी रन कराना है वो हमें यहाँ रन कराते हैं आईडी। तो मॉड्यूल हमने समझ लिया कि मॉड्यूल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है एनसिबल को, जिसके थ्रू एनसिबल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके रन करा देता है। इसके लिए एनसिबल क्या करता है, एक रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करता है हमारे टारगेट नोड के रिसोर्सेज पे। टारगेट नोड के रिसोर्सेज पे रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर एनसिबल क्रिएट करता है, और उसके बाद वो जाके रिसोर्स का यूज करता है। तो आपने ये समझ गया एनसिबल ऑल एम मॉड्यूल कमांड एट्रीब्यूट, ये समझ गया आपने। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये हमें इंस्टॉल करना है क्या, HTTP सर्वर। तो हम मॉड्यूल, अगर हमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो हम पैकेज मॉड्यूल का यूज़ करते हैं।
कोई भी कमांड रन करना है तो हम कमांड मॉड्यूल का यूज करते हैं। अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम लोग पैकेज मॉड्यूल का यूज करते हैं। अब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अब हमें क्या इंस्टॉल करना है, तो अपाची, तो उसमें हम नेम देंगे, नेम इजकल टू अपाची। बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं कोई भी स्ट्रिंग लिखना हो तो। उसके बाद स्टेट, स्टेट क्या देंगे, प्रेजेंट, स्टेट प्रेजेंट। अब इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसने एरर दिया, इनिशियल फैक्ट्स फेल्ड। क्यों फेल हो गया, डिस्को इंटरप्रेटर पाइथन फॉल्स। इसलिए ये फेल हो गया कि अपाची नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो रेड हैट लिनक्स पे अपाची सर्वर अगर इंस्टॉल करना होता है तो उसका सॉफ्टवेयर का नेम है HTTPD। ये सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करना है हमें दोनों पे। चलिए, हमने बताया कि हम ऑल की जगह पे आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस हम अपने टारगेट नोड का लिखते हैं। ये हमारा टारगेट नोड है 172.31.60। ये आईपी एड्रेस हम लिख सकते हैं 172.36.60। ये है ना, 172.31.60, 3160 हमने आईपी एड्रेस लिख दिया। अब इस आईपी एड्रेस पे जाके ये हमारा HTTP सर्वर को इंस्टॉल करेगा। हम चेक कर लेते हैं ये पहले से इंस्टॉल है या नहीं यहाँ। तो इंस्टॉल करने के लिए RPM Q HTTPD, ये हम चेक करेंगे कि कोई भी HTTP नाम से PD नाम से कोई सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है कि नहीं। तो पैकेज HTTPD इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो पैकेज है ये मॉड्यूल, ये बता रहा है ये HTTPD क्या है, पैकेज है। तो इस पैकेज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ कमांड लिखा एनसिबल, इस आईपी एड्रेस पे कर रहे हैं। मॉड्यूल क्या है, पैकेज है। और एट्रीब्यूट क्या है, तो नेम क्या है सब HTTPD, और स्टेट क्या है, प्रेजेंट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये नेम और स्टेट प्रेजेंट क्या है, तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसे हम इंटर करते हैं। जैसे ही हमने इंटर किया, तो कुछ तो कर रहा है, ये इसने टाइम लिया। हाँ, ये ऑरेंज कलर में, येलो कलर में हो गया। तो इसने चेंज, समथिंग चेंज्ड, एनसिबल फैक्ट्स डिस्कवर्ड, रिजल्ट इंस्टॉल्ड 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 इंस्टॉल्ड। इसने HTTPD पैकेज को जाके हमारे दिस आईपी एड्रेस पे इंस्टॉल कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं। अभी हमने चेक किया था तो नहीं था, अब चेक करते हैं, आ गया। यानी कि हम अपने टारगेट नोड से, हमने कंट्रोल नोड से अपने टारगेट नोड पे एक सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल कर दिया है। हो गया। और ये हम समझ गए कि एम मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है समझ गए, एट्रीब्यूट, HTTPD स्टेट प्रेजेंट। अच्छा, सेम कमांड एक बार और हम रन करा के देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। सक्सेस एंड डिस्कवर्ड चेंज्ड फॉल्स, यहाँ हमारा चेंज ट्रू आया था, कुछ चेंज हुआ, यहाँ हमारा चेंज्ड फॉल्स, मैसेज नथिंग टू डू, कुछ करने को नहीं है। अब ये क्या हुआ, एनसिबल हमारा गया इस आईपी एड्रेस पे, पैकेज मॉड्यूल के थ्रू गया। उसके बाद एनसिबल ने पहले चेक किया कि HTTPD नाम का कोई सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो एनसिबल को क्या मिला कि पहले से इंस्टॉल है। तो पहले से अगर इंस्टॉल है तो एनसिबल ने बोला इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो उसने दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। अगर पहले से इंस्टॉल है तो उसने स्किप कर दिया। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हुआ है अभी कि एनसिबल ने यहाँ चेक किया और इसे मिल गया कि ये पहले से इंस्टॉल है, तो इसने इंस्टॉल नहीं किया, स्किप कर दिया। इसे हम लोग बोलते हैं idempotent। If software is already installed, Ansible will check it and skip the command। Ansible ने चेक किया और Ansible ने स्किप कर दिया, उस कमांड को रन नहीं किया। ये होता है idempotent। idempotent, तो Ansible idempotent इन नेचर होता है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो वो जाके इंस्टॉल नहीं करेगा। अगर नहीं इंस्टॉल है तो पहले करेगा, वो पहले जाएगा चेक करेगा, अगर इंस्टॉल है तो नहीं इंस्टॉल करेगा, अगर इंस्टॉल नहीं है
उसके बाद वो इंस्टॉल करेगा। तो एंसिबल आइडेम्पोटेंट इन नेचर होता है। ये आपने देखा। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें सर्वर को अप कराना है, सर्वर रन कराना है। तो हमने सर्वर को इंस्टॉल कर दिया अपने टारगेट नोड पे। अब क्या करना है, फाइल लिखना है। फाइल लिखने के लिए एंसिबल, चलिए सेम यूज करते हैं, सेम आईपी पे। मॉड्यूल हम कॉपी मॉड्यूल करते हैं, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी करने के लिए हम लोग कॉपी मॉड्यूल का यूज करते हैं। कॉपी मॉड्यूल एट्रीब्यूट, इसमें क्या कर सकते हैं, कंटेंट। कंटेंट क्या है हमारा, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू आई इंडिया, वेलकम टू इंडिया हमारा कंटेंट है। और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन से डेस्टिनेशन पे हम चाहते हैं कि वेलकम टू इंडिया हमारा लिखा जाए। तो डेस्टिनेशन हम डाल देते हैं, कुछ भी डालते हैं। चलो चेक कर लेते हैं डेस्टिनेशन। यहाँ पे PWD चेक करते हैं, स्लैश रूट, एक LS करते हैं। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, स्लैश रूट में हम डालते हैं। ओके, स्लैश रूट, इसमें डालते हैं और नेम लिख देते हैं। चलो SAURAB सौरभ डॉट HTML नाम का एक फाइल ये क्रिएट करेगा, उस फाइल में हमारा वेलकम टू इंडिया लिख देगा। ओके, और हम इंटर करते हैं। अब देखते हैं कुछ होता है या नहीं। हाँ, समथिंग चेंज्ड, ये जो हमने इसे बोला करने के लिए इसने कर दिया, ये चेंज हो गया। अब हम टाइट नोट पे आके चेक करते हैं। यहाँ चेक करते हैं, LS करते हैं, एक सौरभ डॉट HTML नाम का फाइल आ गया। यहाँ पे कैट करके देखते हैं, वेलकम टू इंडिया इस फाइल में लिखा हुआ है। तो यानी कि हमने जो कंटेंट वहाँ अपने टारगेट नोड से कॉपी, सॉरी कंट्रोल नोड से टारगेट नोड पे कॉपी करना चाहा, वो कॉपी हो गया कॉपी मॉड्यूल के थ्रू। अब हमें क्या करना है, सर्वर अप करना है। आ जाते हैं कंट्रोल नोड पे। अब सर्वर अप करने के लिए क्या होता है, मॉड्यूल यूज क्या करते हैं हम लोग, सर्विस। ये एक सर्विस है, HTTPD क्या है, सर्विस है। तो ये एक सर्विस है, इसलिए हम लोग मॉड्यूल सर्विस यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट क्या यूज करेंगे, कौन सा कौन सा सर्विस करना है, तो HTTPD सर्विस को करना है। क्या करना है, स्टेट रीस्टार्ट, रीस्टार्टेड। ओके, अगर आप ये जानना चाहते हैं ये, तो हम डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, सर्विस मॉड्यूल एंसिबल। आ जाते हैं हम सर्विस मॉड्यूल में। आप देख सकते हैं, हाँ, आर्गुमेंट्स, नेम, ये स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा सर्विस मॉड्यूल में। फिर पैटर्न स्ट्रिंग, ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड जो कंपलसरी है वो देख लेते हैं। एक्शन, चेक मोड, स्टेट, एक हमारा नेम है जो वो रिक्वायर्ड है, वो हमें डालना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और ये स्टेट है, स्टेट में हमें क्या करना है, स्टार्टेड, स्टॉप्ड और आइडेम्पोटेंट एक्शन स्टेट आर नॉट रन कमांड। तो हम लोग स्टार्टेड, री स्टार्टेड, रीलोडेड, स्टॉप्ड, हम स्टेट में हम लोग स्टेट इनेबल्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या, हमको क्या करना है, सर्वर स्टार्ट करना है, री स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टॉप्ड, ये चारों हम यूज कर सकते हैं स्टेट में। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो हम इसलिए हम लोग क्या डालेंगे, सर्वर स्टार्टेड, सर्वर को हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टेड। ओके, और हम प्रेस करते हैं इंटर, इंटर प्रेस करेंगे, समथिंग चेंज, इसका मतलब हमारा सर्वर यहाँ स्टार्ट हो गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं,
स्टेटस HTTPD, ये हमारा रन कर रहा है। अब अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम अपने टारगेट नोड 1 पे है, तो टारगेट नोड 1 के पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस रेड हैट इंटरप्राइज टेस्ट पेज। हमारा वेबसाइट रन नहीं कर रहा है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, 80 पे जाते, सॉरी, सॉरी, 80 पोर्ट पे जाते हैं। 80 पोर्ट पे हमें ये मिल रहा है। तो हमने जो कंटेंट लिखा वो हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सर्वर हमारा रन है इसलिए हमें ये दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है हमें। हमारा सर्वर रन कर रहा है इसलिए हमारा कुछ तो दिख रहा है, लेकिन हमारा कंटेंट जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसके लिए हमारा जो कंटेंट जो हमने वेलकम टू इंडिया डेस्टिनेशन पे डाला था रूट में, वो हमारा जो अपाची सर्वर है वो रूट से कंटेंट को नहीं लेता है। अपाची में अगर कोई कंटेंट लिख के हमें वेबसाइट पे शो कराना हो सर्वर को, तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, ये एड्रेस where html www html। इस एड्रेस पे अगर कोई फाइल हम लिखते हैं तो उस फाइल को हमारा अपाची सर्वर फेच करता है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन है ये, इस फाइल को फेच करता है और वहाँ से हमें कंटेंट को दिखाता है। लेटर हम लोग इस डिफ़ॉल्ट लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल इस ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, इस लोकेशन पे अगर हम फाइल लिखेंगे तो हमारा अपाची सर्वर कंटेंट को दिखाएगा। तो आते हैं हम अपने कंट्रोल नोड पे। कंट्रोल नोड पे आ गए और हमें क्या करना है, कंटेंट को कहाँ डालना है, कंटेंट को where www html इस लोकेशन पे डालना है। चलिए डालते हैं, इस लोकेशन पे डाल दिया। अब हमें सर्वर को फिर से, अब हमारा सर्वर रन कर रहा है। अब क्या करना है, हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना है। सर्वर ऑलरेडी रन है, अब हमें रीस्टार्ट करना है, इसलिए हम लोग रीस्टार्ट डालेंगे। हमने रीस्टार्ट टाइप किया, एंटर, हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट हो गया हमारा सर्वर। अब हम अगर अपने कंटेंट को देखना चाहते हैं अपने साइट से, तो हम आएंगे अपने वेबसाइट, यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस हम लेंगे टारगेट नोड 1 का, पेस्ट करेंगे और 80 हमारे 80 पोर्ट पे। और why this page is used to test the proper operation of the HTTP server, it is HTTPD, let me check, ओके। हम टारगेट नोड ls, ओके, कैट स्लैश, चेक कर लेते हैं हमारा फाइल यहाँ आया कि नहीं आया, स्लैश html। हमारा फाइल आ तो गया यहाँ, हमारा फाइल आ गया यहाँ और हमारा सर्वर, लेट मी चेक, ctl status status http, हमारा सर्वर रन कर रहा है, लेकिन सर्विस हमारा, सर्वर तो हमारा रन कर रहा है लेकिन हमारा सर्विस डिसेबल्ड है। तो इसको हम लोग इनेबल्ड करते हैं। सर्विस हमारा डिसेबल्ड है तो इसे क्या करते हैं हम लोग, इनेबल्ड करते हैं। तो इसके लिए हम एक कमांड, जो ये कमांड था स्टेट स्टार्ट, इसी में हम लोग एक और कीवर्ड है इनेबल्ड, ये आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेट एंड
enabled are required. State is started and enabled is yes. तो हम लोग enabled करेंगे, yes करेंगे इसे और enter कर देंगे। इसने हमारे सर्वर को इनेबल कर दिया। अब हम अगर चेक करें अपने सर्वर को तो हमारा सर्वर रन करना चाहिए 80 पोर्ट पे। There is some, let me check status enabled. So we are here on this page and we tried, हम कोशिश कर रहे थे कि इस आईपी एड्रेस से हम अपने कंटेंट को फेच कर सके, लेकिन हमारा कंटेंट हमें फेच नहीं हो रहा है और हमें ये पेज मिला है। और ये पेज हमें क्या कह रहा है कि इफ़ यू आर द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर for system using the Apache HTTP server you may now add content to directory। इस डायरेक्टरी में हमें कंटेंट को ऐड करना है तो हमारा कंटेंट इस पे शो करेगा, नहीं जब तक हम इस डायरेक्टरी में ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा यही पेज शो करेगा। तो हमने इस डायरेक्टरी में कंटेंट को ऐड, हम आते हैं और देखते हैं हम अपना डायरेक्टरी pwd, हम वेयर सेम डायरेक्टरी में है और हमारा सेम कंटेंट इसी डायरेक्टरी में हमारा कंटेंट है, लेकिन स्टिल हम जो हैं इस अपने कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका वजह क्या है, क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? एक्सेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अपाची सर्वर जो है वो index.html फाइल को फेच करता है, लेकिन हमने क्या किया है, नेम चेंज कर दिया saurav.html। सो हम क्या करेंगे, नेम चेंज कर देंगे इस फाइल का। तो यहाँ से नहीं, हम कंट्रोल नोट से ही करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इस फाइल को रिमूव कर दिए और आते हैं हम अपने कंट्रोल नोट पे। कंट्रोल नोट से हम सेंड करेंगे index.html। तो हमारा क्या है, saurav.html था, इस फाइल को हम लोग index.html के नाम से कॉपी करते हैं हम अपने टारगेट नोड पे। आ जाते हैं अपने टारगेट नोड पे। टारगेट नोड पे हम चेक करेंगे pwd, तो हम कहाँ है, वेयर www.html फोल्डर में है और यहाँ ls करेंगे तो हमारे पास index.html फाइल आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमने कुछ चेंज किया है तो हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर रीस्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, हमारे पास सर्वर रीस्टार्ट करने के लिए ये कमांड है, मॉड्यूल सर्विस है, नेम httpd state restarted enabled yes। इंटर करेंगे, समथिंग इज चेंज्ड, ये हमारा येलो हो गया इसलिए कुछ चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया तो अब हम शायद कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आते हैं अपने पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं और हम अपने कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। वेलकम टू इंडिया हमने लिखा था और वेलकम टू इंडिया हमें अपने पब्लिक आईपी एड्रेस पे मिल रहा है। इसे भी रिफ्रेश करते हैं, वेलकम टू इंडिया हमें अपने आईपी एड्रेस पे मिल रहा है। पब्लिक आईपी एड्रेस, टारगेट नोड के पब्लिक आईपी एड्रेस पे हमें वेलकम टू इंडिया मिल रहा है। तो हमने देखा कि हमने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया। ये जो स्टेप्स है इनकी मदद से स्टेप 1 में हमने इंस्टॉल किया, स्टेप 2 में कंटेंट लिखा, स्टेप 3 में हमने सर्विस को स्टार्ट किया और जैसे ही हमने सर्विस को स्टार्ट किया तो हमारा कंटेंट जो है वो लोड हो गया हमारे वेबसाइट पे। हमने आइटम पेटेंट देख लिया। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीएल के और डीप में जाएंगे और डीप कंटेंट देखेंगे, एनसीएल के डीप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एनसीएल के, और बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है सो हम देखेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।